हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मैनिया में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कल हम लोग हैदर अली के बारे में पढ़ चुके थे कि कैसे हैदर अली प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध तथा दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में कैसे अंग्रेजों से वो लड़ता है और लड़ते हुए 1782 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसका बेटा राजा बनता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे आज टीपू सुल्तान के बारे में। देखिए, कहा जाता है कि हैदर अली और उसकी पत्नी का नाम फातिमा था और कहा जाता है कि इन दोनों को बहुत दिनों तक मतलब एक भी बच्चा नहीं हुआ था। ठीक है, तो बहुत कहते हैं ना कि ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद उनका एक बेटा होता है जिसका नाम वो लोग टीपू रखते हैं और आगे चलकर इसका नाम टीपू सुल्तान हो जाता है। ठीक है, तो टीपू सुल्तान 1782 से लेकर 1799 तक रहता है। तो टीपू सुल्तान के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि ये 18वीं शताब्दी का सबसे महान राजा था। यानी भारतीय राजाओं में सबसे महान शासक कौन था? टीपू सुल्तान, 18वीं शताब्दी का, यानी उस समय की। और कहा जाता है कि टीपू सुल्तान बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। हिंदी, उर्दू, फारसी, कन्नड़, बंगाली ये सब भाषाओं का ज्ञाता था। तो एक तरह से इसको यानी टीपू सुल्तान को शिक्षा बहुत अच्छी तरीके से मिली थी। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठने के बाद वो अपना आर्थिक सुधार कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले टीपू सुल्तान आर्थिक सुधार करता है और आर्थिक सुधार में है कृषि में सुधार। यानी टीपू सुल्तान कृषि में क्या क्या सुधार करता है? तो सबसे पहले इसने जनता तथा राज्य की आय में बढ़ोतरी की तथा आमिल को इस पॉलिसी का इंचार्ज बनाया। इसने जनता तथा राज ये दोनों को आय में क्या करता है कि वृद्धि करता है। ठीक है, और एक आमिल नामक व्यक्ति होता है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। आमिल को क्या करता है कि इस पॉलिसी का इंचार्ज बनाता है। ठीक है, यानी टीपू आमिल को ये जो पॉलिसी बनाता है कृषि में सुधार करने के लिए, इसका वो इंचार्ज बनाता है। टीपू ने खेती करने के लिए तकावी ऋण की व्यवस्था भी की थी। इससे किसान तथा राज्य की आय में वृद्धि हुई। यानी टीपू क्या करता है कि खेती करने के लिए कि मतलब जो खेती होता है वो करने के लिए क्या करता है? तकावी ऋण की व्यवस्था करता है जिससे किसानों को ऋण मिले यानी लोन मिले, और लोन पर यानी किसानों को लोन देता था और किसान उसी लोन से खेती करते थे, जिससे क्या होता था कि किसानों की भी आय बढ़ती थी तथा राज्य का भी मतलब आय बढ़ता था। इससे आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि हमारे पास 100 बीघा जमीन है। ठीक है, लेकिन हम खेती सिर्फ 10 बीघा में कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, 100 बीघा जमीन है और 10 बीघा में खेती कर रहे हैं, बाकी मेरा 90 बीघा क्या हो रहा है? परती हो जा रहा है, उस पर खेती नहीं हो रहा है। तो इससे किसका नुकसान होगा? इससे मेरा भी नुकसान होगा और राज्य का भी नुकसान होगा। तो टीपू इसको जानता था। तो मान लीजिए कि मेरे पास 100 बीघा जमीन है और मेरे पास पैसा नहीं है यानी पूंजी नहीं है 100 बीघा में खेती करने के लिए। तो इसके लिए क्या करेगी? इसके लिए सरकार यानी टीपू क्या करता था कि 100 बीघा जमीन में खेती करने के लिए तकावी ऋण यानी पहले क्या करता था? लोन दिया करता था। यानी जब हमको लोन देगा तो जब लोन हमको मिलेगी 100 बीघा में खेती करने के लिए, तो हम क्या करेंगे? खेती करेंगे, कृषि करेंगे। अब इससे क्या होगा कि मेरा भी फायदा होगा और राज्य का भी फायदा होगा, यानी हमको भी प्रॉफिट होगा और राज्य को भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये टीपू सुल्तान ये व्यवस्था करवाया था। मान लीजिए मेरा 100 बीघा जमीन है। ठीक है, अब टीपू यानी राज्य हमको क्या कर रहा है कि 100 बीघा जमीन जो मेरा है उसमें 100 बीघा का लोन दे रहा है, 100 बीघा खेती करने के लिए लोन दे रहा है, और हम उसमें से क्या कर रहे हैं कि 60 बीघा में ही खेती कर रहे हैं, बाकी 40 बीघा में खेती नहीं कर रहे हैं। तब क्या होता था कि हमको जो टैक्स देना होता था वो पूरे 100 बीघा पर देना होता था, न कि 40 बीघा पर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि टैक्स जो पॉलिसी थी वो पूरे के पूरे 100 बीघा पर देना होता था। तो आप लोग देख सकते हैं कि टीपू सुल्तान ने तकावी ऋण की व्यवस्था की थी। इससे क्या होता है कि किसान तथा किसानों की यानी राज्य की आय में वृद्धि होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है टीपू सुल्तान ने जागीरदारी व्यवस्था समाप्त कर दी थी। यानी जो जागीरदारी व्यवस्था थी उसको टीपू सुल्तान पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था तथा इसने किसानों से सीधा संबंध स्थापित किए यानी रैयतवाड़ी के जैसा। यानी टीपू सुल्तान जागीरदारी व्यवस्था पूरी तरीके से समाप्त कर देता है और किसानों से डायरेक्ट संपर्क में आता है। ठीक है, यानी रैयतवाड़ी के जैसा, यानी रैयतवाड़ी के जैसा किसान ये टीपू सुल्तान अपने राज्य में जनता के साथ करता मतलब किया करता था। अगला पॉइंट है टीपू ने जो इनाम भूमि मंदिर तथा मस्जिद को दी गई थी वो सब वापस ले लिया। यानी जो जमीन मंदिर तथा मस्जिद को दान में दिया गया था, टीपू सुल्तान उन सभी जमीनों को क्या करता है? अपने राज में मिला लेता है, यानी सभी जमीनों को वो छीन लेता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा इसको। मंदिर तथा मस्जिद में जो भी जमीन इनाम भूमि में दी गई थी उसको टीपू सुल्तान अपने राज में ले लेता है।
अगला पॉइंट है, पॉलीगर जो लोकल जमींदार थे, टीपू के उनके विशेषाधिकार छीन लिया। टीपू यानी हर तरीके से किसानों को मजबूत किया, ठीक है, तथा सामंतवादी को समाप्त कर दिया। यानी पॉलीगर जो लोकल जमींदार थे, टीपू क्या करता है कि उनका विशेषाधिकार को छीन लेता है, ठीक है, और छीनकर वो सीधे किसानों से संबंध स्थापित करता है। यानी वो बोलता है सीधे, टीपू सुल्तान कहता है कि इसमें बिचौलियों की जरूरत नहीं है, किसान डायरेक्ट राज से संपर्क करेंगे, यानी हमसे संपर्क करेंगे, और मेरा हमारा और किसान में डायरेक्ट सीधा सीधा संवाद होगा, इसमें बिचौलियों की कोई जरूरत नहीं हुई। तो एक तरह से टीपू सुल्तान ये बहुत ही अच्छे कदम उठाया था, इसीलिए नहीं इसे 18वीं शताब्दी का सबसे महान शासक कहा जाता है। और दूसरी बात, ये बहुत ही पढ़ा लिखा था, और पढ़ा लिखा था, कोई भी राजा अगर पढ़ा लिखा रहेगा तो अपने राज को बहुत अच्छे ढंग से चला पाएगा, ठीक है, तो वही टीपू सुल्तान करता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि टीपू का अगला कदम क्या होता है। तो टीपू का अगला कदम था वाणिज्य बोर्ड की स्थापना। यानी टीपू क्या करता है, वाणिज्य बोर्ड की स्थापना करता है, ठीक है। टीपू ने अपने राज्य को व्यापारी बना दिया, यानी वाणिज्य बोर्ड की स्थापना, यानी टीपू अपने राज्य को बिजनेसमैन बना देता है, यानी अपने राज्य को क्या करता है, पूरी तरीके से व्यापारी बना देता है। कितना ये दूरदर्शी व्यक्ति था, इसी को देखने से पता चलता है कि टीपू सुल्तान बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति था। इसी नतीजे के चलते अंग्रेज बहुत इसे चिढ़े हुए रहते थे टीपू सुल्तान से, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि टीपू अपने पिता हैदर अली के नक्शे कदम पर चल रहा है। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं नहीं, ये हैदर अली नहीं, अपने बाप से भी 2 कदम आगे निकल गया है टीपू सुल्तान, ठीक है। अब क्या करता है टीपू सुल्तान, यानी मैसूर के जो विशेष वस्तु रहता है, ये मैसूर का जो विशेष वस्तु है, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। विशेष वस्तु में पहला है चंदन, इलायची, सुपारी, हाथी दांत, काली मिर्च तथा सोना चांदी। यानी चंदन, इलायची, सुपारी, हाथी दांत, सोना चांदी, ये सब पर टीपू सुल्तान क्या करता है कि इन सारी वस्तुओं के निर्यात पर एकाधिकार कर लेता है, ठीक है। यानी ये जितने भी वस्तु यहां से निर्यात होंगे उस पर राज्य का क्या होगा, मोनोपोली होगा, यानी राज्य का एकाधिकार होगा। एक तरह से कहा जाता है कि टीपू सुल्तान एक बहुत ही अच्छा कदम चला था, ठीक है। अगला इसमें है 2 वस्तु है, एक है काली मिर्च और दूसरा है चंदन की लकड़ी। इन दोनों को आंतरिक व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था। यानी टीपू सुल्तान काली मिर्च और चंदन की लकड़ी पर जो आंतरिक व्यापार होगा, आंतरिक व्यापार पर ये मोनोपोली कर लिया था, यानी आंतरिक व्यापार पर उसने एकाधिकार कर लिया था। कौन से 2 वस्तु, काली मिर्च तथा चंदन। अब देखिए, काली मिर्च का डिमांड यूरोप में बहुत ज्यादा था, ठीक है। अब यूरोप में बहुत ज्यादा था और यहाँ पर क्या है, आंतरिक व्यापार पर एकाधिकार है राज्य के, यानी राज्य इस पर क्या किया है, मोनोपोली कर लिया है। तो जो भी यूरोपीय देश काली मिर्च को खरीदेंगे तो उनमें बोली लगती थी, फ्रांसीसी हो चाहे अंग्रेज हो चाहे डच हो चाहे पुर्तगाली हो, सब पर बोली लगती थी, ठीक है। यानी कोई बोला, अंग्रेज बोला 10,000, फ्रांसीसी बोलते थे 15,000, पुर्तगाली बोलते थे 50,000 है। तो इस पर ये काली मिर्च पर बोली लगती थी, क्योंकि यहाँ पर क्या कर दिया था, ये आंतरिक व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था, तो इस पर बोली लगती थी काली मिर्च के लिए। इससे क्या होता है, इन सारी वस्तुओं को राज्य खरीदेंगे, सोना चांदी। अब जो भी वस्तु ये खरीदेंगे यूरोपियन, यानी काली मिर्च खरीदेंगे या चंदन की लकड़ी खरीदेंगे, वो क्या चीज से खरीदेंगे, सोना चांदी से खरीदेंगे। इसे कहा जाता है कि मैसूर पूरी तरीका से, यानी मैसूर का खजाना पूरे तरीका से सोना चांदी से भर गया था, ठीक है। यानी मैसूर पूरी तरीका से परिपूर्ण बन गया, पूरा एकदम कहा जाता है कि मैसूर का खजाना सोना और चांदी से भर गया था। और ये किसकी दूरदर्शिता की परिणाम थी, तो ये टीपू सुल्तान की दूरदर्शिता की परिणाम थी, ठीक है। अगला पॉइंट है, अब टीपू ने एक ट्रेडिंग कंपनी बनाई तथा इनके प्रतिनिधि को पेरू, टर्की, फ्रांस तथा अफगानिस्तान में भेजे थे, ठीक है। टीपू सुल्तान क्या करता है कि एक ट्रेडिंग कंपनी बनाता है, ठीक है, और उस कंपनी के प्रतिनिधि को टर्की, अफगानिस्तान, पेरू, फ्रांस, यहां पर उसमें क्या करता है, वाणिज्यिक व्यापार के लिए उन लोगों को वहां पर भेजता है, ठीक है। तो एक तरह से ये भी टीपू सुल्तान के दूरदर्शिता का ही परिणाम था, ठीक है। तो यहां तक हम लोग देख लिए हैं अभी कि मैसूर की विशेष वस्तु थी जिस पर टीपू सुल्तान क्या किया था कि एकाधिकार कर लिया था, और 2 वस्तु काली मिर्च तथा चंदन की लकड़ी के आंतरिक व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाता है कि टीपू सुल्तान अपने राज को आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण बना लिया था। तो अगला हम लोग देखते हैं टीपू सुल्तान की प्रशासनिक सुधार, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं टीपू सुल्तान की प्रशासनिक सुधार। देखिए, टीपू अपने प्रशासन में पश्चात परंपराओं का
मतलब वर्ण किया था, यानी टीपू अपने प्रशासन में पश्चात परंपराओं का वर्ण करने वाला भारत का पहला राजा था। एक तरह से कहा जाता है कि आधुनिकता में जी रहा था ये पूरी तरीके से, क्योंकि फ्रांसीसी से भी ये मदद लेता रहा और एक तरह से एक नया सोच वाला व्यक्ति था टीपू सुल्तान। हैदर अली भी था, ऐसा बात नहीं था, हैदर अली भी था, लेकिन कहा जाता है कि टीपू सुल्तान हैदर अली से 2 कदम आगे सोचता था। इसी से अंग्रेज, इसी सोच से अंग्रेज बहुत ही परेशान होते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं। टीपू ने प्रत्येक विभाग में एक बोर्ड बनाया तथा इस बोर्ड का एक अध्यक्ष होता था तथा एक उपाध्यक्ष होता था। टीपू सुल्तान क्या करता है कि जितने भी विभाग था, प्रत्येक विभाग में एक अध्यक्ष को बनाया था, ठीक है, और उसके बाद उसका एक सबऑर्डिनेट बनाता है, यानी एक उपाध्यक्ष को बनाता है। और जो भी होते हैं, क्योंकि दोनों मिलजुल कर वो लोग काम करते हैं और सारा हिसाब अपने राजा को देते हैं, यानी टीपू सुल्तान को सारा का सारा हिसाब वो लोग देते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, किसी भी मुद्दे पर वाद विवाद करना तथा किसी भी व्यक्ति का अपना मतभेद रखने का अधिकार था। यानी किसी भी मुद्दा, जो भी कोई अगर राज्य में मुद्दा हो जाता था, उस पर वाद विवाद करने का अधिकार था तथा कोई भी व्यक्ति का अगर कोई बात को लेकर मतभेद हो गया तो वो मतभेद अपना उजागर राजा के सामने कर सकता था, यानी इतनी उस समय छूट थी। तथा बहुमत से निर्णय होता था, ठीक है। और अगर मान के चलिए 2 चीजों में मतभेद हो गया, अब मतभेद में अब कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो क्या होगा, बहुमत होता था, यानी बहुमत से उसका निर्णय होता था। लेकिन फाइनल डिसीजन किसका होता था, फाइनल डिसीजन राजा का होता था, ठीक है। तो एक तरह से बहुत ही अच्छा क्वालिटी था, क्योंकि बहुमत से डिसीजन होता है तो उसमें कोई फेरबदल नहीं होती है और आखिरी में डिसीजन कौन देता है, तो यहाँ पर राजा का होता था, यानी आखिरी डिसीजन राजा का होता है, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं टीपू सुल्तान का सैन्य सुधार, यानी टीपू सुल्तान अपना सैन्य सुधार कैसे किया था। देखिए 1796 ईस्वी में टीपू ने एक नेवी बोर्ड की स्थापना की थी, यानी 1796 ईस्वी में टीपू सुल्तान एक नेवल बोर्ड यानी नेवी बोर्ड की स्थापना करता है। इससे ही देखकर अंग्रेज क्या होते हैं, पूरी तरीके से भड़क जाते हैं। अंग्रेज को लगता है कि अरे भाई टीपू सुल्तान तो ये तो अपना नेवी सेना तैयार कर रहा है, यानी हम ऐसा भी हो सकता है कि अपनी जल सेना को मजबूत कर ले और हम लोगों को यहाँ से भारत से बाहर खदेड़ दे। तो ये अंग्रेजों की डर अक्सर बनी रहती थी, क्योंकि नेवी बोर्ड जो थी इसमें कहा जाता है कि बहुत मतलब फ्रांसीसी सरकार यानी फ्रांसीसी सैनिक थे उनसे ट्रेनिंग दिया जाता था, यानी भारतीय सैनिकों को जो नेवी बोर्ड में काम किया करते थे। इससे अंग्रेज क्या होते थे, पूरी तरीके से टीपू सुल्तान से चिढ़े हुए रहते थे। अगला पॉइंट है, टीपू ने अत्याधुनिक फैक्ट्री की स्थापना की तथा उत्पादन के बढ़ाने के लिए टीपू सुल्तान क्या करता है कि बहुत अत्याधुनिक फैक्ट्री की स्थापना करता है तथा इससे अपने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है, यानी मैसूर की आर्थिक स्थिति को वो मजबूत करने पर ध्यान देता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे देख लेते हैं कि टीपू सुल्तान का व्यक्तित्व। अब टीपू सुल्तान का व्यक्तित्व कैसा है, तो टीपू सुल्तान का एक कोट है। टीपू सुल्तान कहता है कि 100 दिन लोमड़ी के जीने से बेहतर है कि एक दिन शेर की तरह जिया जाए, ठीक है। यानी इसका कहनाम ही था कि 100 दिन लोमड़ी की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जिया जाए। तो ये किसका कोट है, तो ये टीपू सुल्तान का है। अब टीपू सुल्तान का व्यक्तित्व में देखते हैं, इसने श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का क्या किया था, तो एक वृक्ष लगवाया था। दूसरा पॉइंट है, टीपू ने जैकोबियन क्लब का सदस्य भी था, यानी टीपू सुल्तान जो था वो जैकोबियन क्लब का सदस्य भी था। ये जैकोबियन क्लब फ्रांस का एक राजनीतिक संगठन था, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि जैकोबियन क्लब क्या था, तो जैकोबियन क्लब फ्रांस का एक राजनीतिक संगठन था, ठीक है। तो जैकोबियन क्लब का सदस्य टीपू सुल्तान भी था और नेपोलियन भी कहा जाता है कि नेपोलियन भी जैकोबियन क्लब का सदस्य था, ठीक है। अगला पॉइंट है, टीपू धार्मिक सहिष्णुता वाला व्यक्ति था तथा इसने शारदा मंदिर का पुनरुद्धार किया था। टीपू जो था एकदम अपने पिता की तरह यानी हैदर अली की तरह ही ये भी धार्मिक सहिष्णुता वाला व्यक्ति था। इसने शारदा मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था, यानी फिर से उसको बनवाया था, यानी जो उसमें कुछ टूट गया था तो उसमें क्या किया था, मरम्मत करवाई थी। कौन, तो टीपू सुल्तान, ठीक है। देखिए कंपनी टीपू से डर गई थी कि बेटा बाप से ज्यादा ताकतवर है। कंपनी टीपू से इतने सारे सुधार देखकर कंपनी टीपू सुल्तान से डर गई थी। टीपू सुल्तान को लगता था कि हम ऐसा काम करें जिससे अंग्रेज को मतलब हमको यहाँ से भगाना नहीं पड़े, वो खुद यहाँ से चले जाए। लेकिन अंग्रेज को पता चलता है कि नहीं, टीपू सुल्तान अपने बाप का भी बाप है ये, यानी हैदर अली से ये 4 कदम आगे सोच रखने वाला व्यक्ति है। यहीं से अंग्रेज क्या होते हैं कि यहीं से अंग्रेज को खटक जाता है टीपू सुल्तान। इतना जब कोई सुधार करेगा तो अंग्रेज
कहा जाता है कि अंग्रेज, जितने भी अंग्रेज के अधिकारी थे, सभी लोग टीपू को एक मतलब एक शक की निगाहों से देखा करते थे। ठीक है, देखिए अब टीपू सुल्तान की कमजोरी क्या है। टीपू सुल्तान की कमजोरी सबसे पहली बात है कि ये बहुत ही क्रोधी व्यक्ति था। टीपू सुल्तान बहुत ज्यादा क्रोधी व्यक्ति था, यानी अंग्रेजों की कोई भी छोटा मोटा हरकत से भी क्या करता था, ये बहुत बड़ा कदम उठा लेता था। तो टीपू सुल्तान देखा जाए तो, इसका व्यक्तित्व तो अगर देखा जाए तो टीपू सुल्तान में और सारी चीज सही है, लेकिन थोड़ा सा ये क्रोधी व्यक्ति था। और आप लोग भी जानते होंगे कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा क्रोधी होता है, वो फैसला जब लेगा तो ये नहीं पता चलेगा कि क्या गलत है क्या सही है। इसीलिए कहा जाता है कि क्रोधी व्यक्ति बहुत ज्यादा ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो आप लोग से भी मेरा निवेदन होगा कि थोड़ा सा क्रोध को कम कीजिए। देखिए कहा जाता है कि एक और इसके बारे में मतलब कहानी प्रचलित है कि टीपू सुल्तान पालकी पर चढ़ना पसंद नहीं करता था, क्योंकि टीपू सुल्तान का कहना था कि पालकी सिर्फ स्त्री और रोगी के लिए बनाया गया है, पालकी स्वस्थ आदमी के लिए नहीं बनाया गया। पालकी का मतलब, जो पहले जमाने में पालकी चलते थे ना, उसमें दो आगे से ऊपर कंधे पर उठाए होते थे, दो पीछे से उठाए होते थे, तो वो पालकी था। उस समय पालकी ही यानी आज के जमाने में रथ के समान था। तो पालकी के बारे में वो कहता है कि ये जो पालकी है ये हमारे लिए नहीं है, यानी स्वस्थ लोगों के लिए नहीं है, ये स्त्रियों और बीमार रोगियों यानी बीमार व्यक्तियों के लिए। ठीक है, तो हम लोग अभी देखे हैं टीपू सुल्तान के बारे में, यानी टीपू सुल्तान के व्यक्तित्व के बारे में, टीपू सुल्तान के आर्थिक सुधार के बारे में, तथा टीपू सुल्तान के सैन्य सुधार के बारे में, और तथा मैसूर की विशेष वस्तुओं के बारे में हम लोग देखे हैं कि कैसे टीपू सुल्तान अंग्रेजों से 2 कदम आगे सोचता है। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग देखेंगे कैसे आंग्ल मैसूर यानी तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, इसको हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।